नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम आज का एजेंडा में। एक शो जो हम लाए हैं खास आपके लिए। आज के दिन की कौन सी हैं बड़ी खबरें जिन पर दिन भर रहेगी सबकी नजर, वो खबरें जो आज की सुर्खियां तय करेंगी, वो खबरें जो आज दिन भर रहेंगी हेडलाइन। ऐसे ही तमाम मुद्दों को समेटकर हम लाए हैं आज के एजेंडा में। तो अगले आधे घंटे में दिन भर के अहम घटनाक्रम के विभिन्न पहलुओं को रखेंगे आपके सामने। मैं हूं जया सिन्हा और अगले आधे घंटे तक जुड़े रहें हमारे साथ अपने न्यूज के पावर डोज के लिए। तो शुरुआत करते हैं आज के एजेंडा की। बिहार में चढ़ा सियासी पारा। भाजपा आज जारी करेगी अपना चुनावी घोषणा पत्र। वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह की नोखा, बाढ़ और औरंगाबाद में चुनावी रैलियां। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का प्रचार अभियान भी चरम पर। राज्य में विधान परिषद की 8 सीटों के लिए आज हो रहा है मतदान। वहीं लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद लेह की 26 सीटों के लिए जारी है मतदान। 89,000 से अधिक मतदाता करेंगे 94 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में पहली बार हो रहा है चुनाव। तेलंगाना में मूसलाधार बारिश से हुए जानमाल के नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव के नेतृत्व में 5 सदस्यों का अंतर मंत्रालय दल आज से राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर। और जंगी जहाज आईएनएस कवरत्ती आज भारतीय नौसेना में शामिल। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने विशाखापट्टनम में आईएनएस कवरत्ती को नौसेना में किया शामिल। आईएनएस कवरत्ती प्रोजेक्ट 28 के अंतर्गत 4 स्वदेश निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर का है अंतिम जहाज। और अब आइए देख लेते हैं खबरों को। सबसे पहले बात बिहार की। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अपने जोरों पर हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। वहीं चुनावी रैलियों और जनसभाओं का दौर तेज हो गया है। एनडीए गठबंधन की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राज्य के नोखा, बाढ़ और औरंगाबाद में चुनावी रैलियां करेंगे। इसके साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय, देवेंद्र फडणवीस, बाबूलाल मरांडी और मनोज तिवारी भी चुनाव प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी कई सभाएं होंगी। वहीं महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव भी कई चुनावी सभाएं करेंगे। और इसके साथ ही बिहार विधान परिषद की स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की 4 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 4 सीटों के लिए आज मतदान कराया जा रहा है। स्नातक निर्वाचन के लिए पटना, नालंदा और नवादा में 181 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं शिक्षक निर्वाचन के लिए 80 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान सुबह 8 बजे शुरू हो गया है। कुछ दिन बाद ही विधानसभा के भी मतदान होने हैं, इसलिए स्नातक, शिक्षक और विधानसभा मतदान करने वालों को अलग अलग निर्धारित उंगलियों पर अमिट स्याही लगाई जाएगी। तो पहले एजेंडे में हम बात करें बिहार विधानसभा चुनाव की और हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त संवाददाता सलमान हैदर। सलमान, सबसे पहली बात आपसे यही कि जिस तरह से सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है, कल कांग्रेस और एलजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और आज भाजपा कर रही है, किस तरह से आपको नजर आ रहा है इस वक्त कौन कौन से प्रमुख मुद्दों के साथ ये पार्टियां जा रही हैं मतदाताओं के बीच? घोषणा पत्र हैं, उनमें एक बात कॉमन नजर आती है कि हर दल या गठबंधन एक दूसरे से होड़ लगाना चाहता है कुछ मुद्दों पर, जिनमें बेरोजगारी, युवाओं का कल्याण और ओवरऑल जो डेवलपमेंट है पूरी स्टेट का, उसको लेकर के है। जहां एक तरफ तेजस्वी ने ये घोषणा अपने मतलब महागठबंधन की ओर से जो घोषणा की है उसमें 10 लाख नौकरियां देने की बात की गई है युवाओं को, प्रवासी मजदूरों को कुछ लाभ देने की बात है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें भी 10 लाख लोगों को नौकरी देना, साथ ही साथ जो बच जाएंगे, जो बाकी बेरोजगार होंगे, उनको 1,500 रुपए महीने का बेरोजगारी भत्ता देना। और इन सब के बीच जो लोजपा ने जारी किया है अपना विजन डॉक्यूमेंट, उसमें बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात की गई है।
यानी कि जो बिहार की जो आत्मा है उसको पुनर्जीवित करने की बात ये सारे दल कर रहे हैं। बिल्कुल सलमान, हम बिहार देख में रहे हैं बिल्कुल ये स्टार सारी प्रचारक कमियां भी है, गिनाई तमाम जा रही कद्दावर हैं कि नेता है, 15 इस साल के वक्त उनके मैदान में उतरे शासनकाल हुए हैं में सलमान। कुछ नहीं लेकिन अगर हम हुआ, पहले तो चरण की विपक्ष बात कह रहे करें हैं तो कि 15 साल के इनके 113 शासनकाल में कुछ महिलाएं नहीं हुआ, कैंडिडेट्स वो इस हम वक्त करेंगे। मैदान में हैं, तो कितना दिलचस्प नजर आ रहा है जो पहले चरण का, अगर हम बात करें मतदान। पहले चरण में जो गहमा गहमी दिख रही है उससे ये लगता है कि वोटर बड़ी संख्या में निकल के आएंगे, चाहे वो उनकी जो अवधारणा है या जो उनकी विचारधारा है वो कुछ भी हो, लेकिन इतना चार्ज है। और मैं आपको बताऊं जया कि बिहार सामान्य दिनों में भी राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा चार्ज रहता है, मतलब उसमें उत्साह बहुत होता है राजनीति के प्रति। हर नुक्कड़ पर इस समय तो राजनीति की चर्चा हो रही है कि कौन नेता है, कौन से वोट काटेगा, जातिगत समीकरण भी बन रहे हैं और जातियों को लुभाने की बात भी हो रही है। उधर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है जो शिक्षा के मुद्दे को आगे बढ़ा रही है, और बीजेपी ने इन सब के बीच सबसे आखिर में फैसला किया है कि आज वो अपना संकल्प पत्र जारी करेंगे। तो अब से थोड़ी देर में यहाँ के एक प्रमुख होटल में सारे बड़े नेता बीजेपी के जुटने वाले हैं और संकल्प पत्र आम किया जाएगा, जारी किया जाएगा। तो ये सारी गतिविधियां हैं और हम मुझे लगता है कि कल, आज का दिन तो गतिविधियों भरा है ही, कल और ज्यादा सियासी पारा चढ़ने वाला है जी क्योंकि प्रधानमंत्री भी 2 जगह रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। जी जया। बिल्कुल सलमान, जिस तरह से बिहार विधान परिषद की जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है उसकी भी 4 सीटों और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 4 सीटों के लिए वोटिंग जारी है, उसको लेकर कितना आप उत्साह देख रहे हैं और क्या कुछ उतारे लगती नजर आ रही हैं? देखिए, शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की जहां तक बात है विधान परिषद की, ज्यादातर प्रचार जो है हमेशा से ही व्यक्तिगत स्तर पर होता रहा है। जी और जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, जो सोशल मीडिया है, उसका सहारा बड़े पैमाने पर इन प्रत्याशियों ने लिया है। 14 प्रत्याशी स्नातक क्षेत्र में हैं और 8 प्रत्याशी शिक्षक क्षेत्र में हैं। तो ये भी अपने आप में ये चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये कहा जाता है कि स्नातक और उससे ऊपर के लोग इसमें वोट देते हैं और वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। कोविड मानकों का पालन किया जा रहा है और व्यापक व्यवस्था की गई है, सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पटना में भी बहुत सारी जगहों पर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है अभी। तो हम ये कह सकते हैं जी कि ये भी कोई छोटा चुनाव नहीं है और इसका भी अपना महत्व है क्योंकि यहाँ से जो विधायक चुने जाएंगे विधान परिषद के लिए, वे भी आवाज बनते हैं, अपनी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। खासतौर से वे वह जनता जो स्नातक है और खासतौर से बेरोजगारी का मुद्दा वहाँ भी एक प्रमुख मुद्दा है। बिल्कुल सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार का सियासी घमासान इस वक्त जारी है और उस पर ताज़ा अपडेट हमने लिया। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान। तो बहुत ही कम समय बचा है अब पहले चरण की वोटिंग के लिए और इसीलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इस वक्त। और आइए बिहार के बाद रुक करते हैं लद्दाख का। आज के एजेंडा में दूसरी अहम खबर, लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद लेह यानी कि लेह हिल काउंसिल के लिए इस समय वोटिंग चल रही है। काउंसिल की 26 सीटों के लिए लेह जिले के करीब 89,000 से अधिक मतदाता 94 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। चुनाव में 45,000 से अधिक महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो गया है जो शाम 4 बजे तक चलेगा। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग वोटरों के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। परिषद के चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया जा रहा है। चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इन चुनावों से दूरी बना रखी है। इस चुनाव में मुख्य मुद्दा लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल कर प्रदेश के हितों की रक्षा करना है। सांस्कृतिक पहचान, जमीन और रोजगार का मुद्दा भी मुख्य है। ये चुनाव कई मायनों में खास है। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ये वहां का पहला चुनाव है। इसके साथ ही कोरोना काल में भी ये देश का पहला चुनाव है। 26 अक्टूबर को मतगणना के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। और लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद अधिनियम 1997 के तहत लेह और करगिल के लिए परिषदों का गठन किया गया था।
अगर हम आपको समझाएं तो 8 अगस्त 1995 को हुए पहले चुनाव के साथ ही लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद ले अस्तित्व में आ गई थी। परिषद में कुल 30 सीटें हैं, जिसमें से 26 सीटों के लिए प्रत्यक्ष तौर पर मतदान होता है, जबकि 4 सीटों पर सरकार मनोनीत करती है। परिषद को वित्तीय, प्रशासकीय और विधायी तौर पर मजबूत बनाने के लिए LAHDC अधिनियम को वर्ष 2018 में संशोधित किया गया। संशोधनों से परिषद को टैक्स लगाने की शक्ति मिल गई। परिषद के पास इस समय ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर आर्थिक विकास, सेहत, शिक्षा, जमीन के उपयोग, टैक्सेशन और स्थानीय शासन से जुड़े फैसले लेने का अधिकार है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता रमेश चंद्र। रमेश, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि वोटिंग शुरू हो गई है सुबह 8 बजे से, किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितना उत्साह आपको नजर आ रहा है इस वक्त वोटर्स के बीच में? यह आप जय जी आप देख सकते हैं कि लाइन अभी जैसे सूरज ऊपर उग रही है, लाइन बढ़ रही है। यहाँ पर इस मतदान केंद्र में करीब करीब 600 से ऊपर वोट्स है। अभी तक तो करीब करीब 70 वोट कास्ट हो चुके हैं यहाँ पर। अभी आप हम ज़्यादातर देखें तो फिर बुजुर्ग महिला भी आए, ज़्यादातर महिला लोग यहाँ पर अभी वोट जा चुके हैं अभी फ़िलहाल तो। एक सेंटर में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी, वो रिजॉल्व हो गया है और उसको वहाँ पर पोलिंग का आधा घंटा बढ़ाया है। और एक छोटा सा टेक्निकल इशू था। बिल्कुल। बाकी अब जैसे दिन बढ़ते जाएगी, यहाँ पर लोग घर से बाहर आएंगे और वोटिंग प्रोसेस में यहाँ पर भाग लेंगे। यहाँ पर बिल्कुल रमेश, जिस तरह से हम जानते हैं कि बहुत ही अहम चुनाव है ये, और इसकी वजह से काफ़ी खास तैयारियां की हैं प्रशासन की तरफ से कि कोई भी मतदाता ना छूटे। जहां पर सड़क मार्ग से पहुंचना भी मुश्किल है, वहां तक भी पोलिंग जो पार्टीज हैं वो पहुंची हैं। सबसे ऊंचे जो मतदान हमारे देश का कह सकते हैं मतदान केंद्र है, वहां पर भी आज मतदान हो रहा है। किस तरह से आप देख रहे हैं तैयारियां प्रशासन की ओर से? या जो यहाँ पर कोई भी मतदाता ना छूटे, ये अंडरलाइन पॉइंट है यहाँ पर, इसलिए कि 13 तारीख से यहाँ पर पोलिंग चालू हो गई है। 13 तारीख और 14 तारीख को जो लोग पोस्टल बैलेट इस्तेमाल किया, जो 65 ईयर्स से ओल्ड बुजुर्ग लोग हैं और दिव्यांग लोग हैं, उन लोगों का 2 दिन का समय दिया है कि दोनों दिन में उन लोगों का पोस्टल बैलेट के माध्यम से उन लोगों का वोट लिया है। अब इसके बाद 2 दिन पहले जो कोविड हॉस्पिटल्स में जो लोग आइसोलेटेड है, होम क्वारंटाइन है, जो कोविड पेशेंट्स है, ICUs में भी इस बार पहली बार लेह लद्दाख में वोटिंग हुई है ICU में। ये आप इससे देख सकते हैं कि जिला प्रशासन कितना इस पे ध्यान दिया है कि कोई भी मतदाता ना छूटे। आज जो है जो पोलिंग स्टेशंस पे वोटिंग चल रही है, पहली बार EVMs को इस्तेमाल कर रही है हिल काउंसिल इलेक्शंस में। और आपको जैसे आपने बताया था, ले 12,000 फीट सी मीन लेवल से ऊपर है। अब यहाँ से देखें तो हम चाइना का जीरो बॉर्डर में भी है और पोलिंग स्टेशन पाकिस्तान की जीरो बॉर्डर में भी पोलिंग स्टेशन इस बार काम कर रहा है। वहाँ पर EVMs को और पोलिंग स्टाफ्स को 2 दिन पहले ही भेज चुके हैं। वहाँ पर इन लोगों को सारे इंतजाम कर चुके हैं। तो इसके साथ ही साथ जो कोविड पैंडेमिक से बचने के लिए, कोविड संक्रमण से बचने के लिए भी जिला प्रशासन ने खास ध्यान दिया है और बैकअप भी, जो पोल स्टाफ की बैकअप भी हर पोलिंग स्टेशन पे किया हुआ है। बिल्कुल रमेश, तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए हैं इस पूरे चुनाव के लिए। किस तरह का चुनावी समीकरण आप देख रहे हैं इस बार, और साथ ही किन अहम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आज वोटर्स निकले अपने घर से बाहर वोटिंग करने के लिए? ये इस बार जो पूरा मैनिफेस्टोस में हाईलाइट वही है कि 6 शेड्यूल की सेफ गार्ड्स लद्दाख रीजन के लिए जो चाहिए। अगर आपको थोड़ा ध्यान इलेक्शंस प्रोसेस से पहले की लेके जाएं तो यहाँ पर सारे पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग जो BJP भी है,
वो सारे 6 शेड्यूल की सेफ गार्ड्स मांगते हुए पोल्स को बहिष्कार किया था। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्टर अमित शाह तुरंत इसको संज्ञान में लिया है और लीडर्स को दिल्ली बुलाया और उन लोगों को पूरी आश्वासन दिया। 2 दिन वहाँ पर पूरी तरह जो लद्दाख का जो सेंटिमेंट है उसको उन्होंने ध्यान दिया और उन्होंने पूरी आश्वासन दिया। वो तुरंत इलेक्शंस के बाद तुरंत 15 दिन के अंदर अंदर जो लद्दाख का दूसरी हिस्सा है कारगिल, जो लोग पहले डेलीगेशन में नहीं थे उन लोगों को भी दिल्ली बुलाएंगे। सारे लोगों को कंसेंट लेके, कंसेंट के साथ ही जो लद्दाख को जो लैंड का, जॉब्स का और जो भाषा का जो प्रोटेक्शंस चाहिए वो सारे चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन दायरे के अंदर हम प्रोवाइड करेंगे। ये एश्योरेंस दिया है। इसके बाद तेज़ी से जो समीकरण बढ़ी है और हाई वोल्टेज कैंपेन भी हुई है। इसी तौर पे 3 सेंट्रल मिनिस्टर्स भी यहाँ पर लद्दाख दौरा कर चुके हैं, कैंपेन कर चुके हैं। ये सारे चीज़ें जो पहली बार ये लद्दाख हिल काउंसिल इलेक्शंस में देखने को मिले हैं। बिल्कुल, हमने देखा काफ़ी हाई वोल्टेज इस वक्त प्रचार प्रसार रहा इस पूरे इलेक्शन को लेकर और उम्मीद करते हैं उतनी ही संख्या में निकल कर आएंगे वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब रुक करते हैं हमारे आज के अगले एजेंडा के लिए और आपको ले चलते हैं हैदराबाद। केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रवीण वशिष्ठ के नेतृत्व में 5 सदस्यों का अंतर मंत्रालय दल आज से 2 दिन के तेलंगाना के दौरे पर पहुंचेगा। ये दल राज्य में हुई मूसलाधार बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का मूल्यांकन करेगा। केंद्रीय दल जमीनी स्तर पर नुकसान के आकलन के लिए हैदराबाद में बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा। केंद्र ने राज्य में मूसलाधार बारिश और इससे जुड़ी घटनाओं में मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजन को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। पूर्ण रूप से विकलांग हुए व्यक्तियों को 2 लाख रुपए और घायलों को 12,700 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। केंद्र सरकार राज्य के लोगों को मूसलाधार बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान की रिपोर्ट मिलने पर उन्हें और आर्थिक सहायता देगी। और आइए आपको बताते हैं कि प्राकृतिक आपदा के दौरान हुआ जान माल के नुकसान में केंद्र सरकार किन मानदंडों के आधार पर पीड़ितों के सहायता करती है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2015 में राहत और पुनर्वास मानदंडों में संशोधन किया। अब संशोधित नियमों के अनुसार पीड़ितों की सहायता की जाती है। प्राकृतिक आपदा के दौरान जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को अब 4 लाख रुपए मिलते हैं। वहीं विकलांग हुए प्रत्येक व्यक्ति को 2 लाख रुपए की सहायता मिलती है। इसके साथ ही घायलों के लिए 12,700 रुपए की धनराशि मिलती है। वहीं अपना सामान खो चुके लोगों के लिए 1,800 रुपए और पीड़ितों को घरेलू सामान खरीदने के लिए 2,000 रुपए की मदद मिलती है। ये धनराशि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से जारी की जाती है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है सुरेखा हैदराबाद से। सुरेखा, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि बारिश जरूर थम गई है लेकिन उसके निशान जरूर रह गए। किस तरह से इस वक्त जो तमाम इलाके जहां पर वाटर लॉगिंग वगैरह की समस्या है वहां पर इस वक्त मदद पहुंचाई जा रही है? जी जया, कल एक दिन ऐसा था जब बारिश तेलंगाना में नहीं हुआ एक्सेप्ट गढ़वाल को छोड़ के, जहां 10 सेंटीमीटर का वर्षपात हुआ। और मौसम विभाग के अनुमान से तो अगले 4 दिन तक तेलंगाना में बारिश का कहीं भी प्रेडिक्शन फोरकास्ट नहीं है। तो अभी भी धूप निकला हुआ है अच्छी तरह। और राज्य सरकार जैसे पूरे राहत कार्रवाई में जुट गई है पूरी तरह से। और जो शेल्टरलेस हो गए हैं, जिनके घर में पानी खूब आ गया था, वाटर लॉगिंग हो गया था, अभी भी 100 ऐसा रेसिडेंशियल कॉलोनीज है जिसमें पूरी तरह से वाटर लॉगिंग हो गया था। उनको दूसरी जगह करवाया था, रिहैबिलिटेट करवाया था। उनको उनके परिवार, हर एक परिवार को 10,000 का चेक डिस्ट्रीब्यूशन कल से शुरू हुआ। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर के तारक रामाराव पर्सनली जाकर रेन अफेक्टेड एरियाज को उन्होंने देखा और लोगों से, अफेक्टेड लोगों से बात किया और चेक डिस्ट्रीब्यूशन 10,000 का उन लोगों को दिया।
हैदराबाद में देखिए 185 टैंक्स है, जिसमें से 53 तो अभी डैमेज्ड है ड्यू टू हेवी रेन्स, ये भारी वर्षा के कारण। उसमें से 3 तो ब्रीच हो गए हैं। तो इसी डर से राज्य सरकार ने 15 स्पेशल टीम्स को लगाया है इन टैंक्स के पास कि 24 आवर्स उस पर निगरानी रखें और देखें कि कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जहां जो इन्फ्लोस अंदर आ रही है और वो बाहर निकले, पानी पूरा फिर वाटर लॉगिंग हो। इसीलिए ये 15 टीम जो है निगरानी रखेंगे और अगर कुछ रिपेयर हुआ, बंड का टूटना ऐसा कुछ हुआ, तो फौरन रिपेयर करने के लिए इरिगेशन ऑफिशियल्स एंड अदर ऑफिशियल्स तैयार है एकदम। और राहत कार्रवाई में ये भी देखा गया कि जो शेल्टरलेस है उनको खाना और ब्लैंकेट्स ये सब दिया जा रहा है, और वाटरबोर्न डिजीजेस के डर से सिर्फ गर्म पानी दिया जा रहा है उनको। चिकित्सा शिविर भी खुल गए हैं, लगभग 64 चिकित्सा शिविर भी है। ऐसा लगता है कि तेलंगाना स्लोली लिंपिंग बैक टू नॉर्मलसी, मगर राहत कार्रवाई तो युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। बिल्कुल, हम देख सकते हैं कि रिलीफ पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त हम टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं वो भी काफ़ी भयावह हैं। केंद्रीय जो अंतर मंत्रालय दल है वो भी आज पहुंच रहा है आंकलन करने के लिए। किस तरह से उसका कार्यक्रम रहेगा और क्या कुछ चीज़ें आपको लगता है वो ध्यान में रखेंगे और कहाँ कहाँ जगहों का वो दौरा कर सकते हैं? जी, जैसा सेंट्रल टीम आएगा सीधा चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के पास जाएगा टीम, और वहां से ब्रीफिंग होगी। ब्रीफिंग होने के बाद हर जगह जो सीवियरली डैमेज्ड है उन सबका दौरा ये सेंट्रल टीम करेगा और 2 दिन में अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा। ये जो फंड तेलंगाना राज्य सरकार ने मांगा है सेंटर से, और ये डैमेज और क्रॉप लॉसेस जिसने वो जो बताया है, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये सेंट्रल टीम जाएगा, पूरा दौरा लेगा, स्पेशली सीवियरली अफेक्टेड एरियाज, वाटर लॉक्ड एरियाज और क्रॉप लॉसेस, इन सब का पूरी तरह से रिपोर्ट में ये सब डिटेल्स आएंगे। जी सुरेखा, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो हमने देखा कि 100 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया तेलंगाना में मूसलाधार बारिश ने और काफ़ी नुकसान हुआ है, और केंद्रीय गृह मंत्रालय के जो आज अंतर मंत्रालय दल है वो वहां पहुंच रहा है नुकसान का आकलन करने के लिए। क्या कुछ आगे इस पूरी खबर में निकलेगा हम आपको आगे बताएंगे। और आइए रुक करते हैं अभी आज के एक और महत्वपूर्ण एजेंडा की। जंगी जहाज INS कवरत्ती आज भारतीय नौसेना में शामिल होगा। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने विशाखापत्तनम में INS कवरत्ती को नौसेना में शामिल किया है। INS कवरत्ती प्रोजेक्ट 28 के अंतर्गत 4 स्वदेश निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर का अंतिम जहाज है। शक्तिशाली एंटी सबमरीन वॉरफेयर जंगी जहाज INS कवरत्ती को भारतीय नौसेना के डिजाइन निदेशालय द्वारा डिजाइन किया गया है। इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा बनाया गया है। जहाज में 90% तक स्वदेशी सामग्री है। INS कवरत्ती के पास अत्याधुनिक हथियार और सेंसर सूट है जो पनडुब्बियों का पता लगाकर उन पर हमला करने में सक्षम है। अपनी पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता के अलावा जहाज में लंबी दूरी की तैनाती के लिए एक विश्वसनीय आत्मरक्षा क्षमता भी है। कोविड-19 महामारी के कारण लागू प्रतिबंधों का पालन करते हुए समय पर INS कवरत्ती का नौसेना में कमीशन अपने आप में एक सराहनीय उपलब्धि है। और हमारे साथ जुड़ गई है इस वक्त संवाददाता नंदिता दास। नंदिता, एक अत्याधुनिक हथियार प्रणाली है, हम कह सकते हैं आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण और गौरवशाली क्षण। जी शुक्रिया जया, मेरा नाम नंदिता डागर है, ना कि नंदिता दास। कोई बात नहीं। बात आपने सही कही कि ये जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी है ये बहुत जरूरी है। और एक्चुअली ये वॉरशिप करती क्या है? एक्चुअली प्रोजेक्ट 28 की शुरुआत 2003 में हुई थी और ये 4थी शिप है उस क्लास की। और दुश्मन की सबमरीन्स को, यानी कि दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढकर और उनको टारगेट कर उनको मार गिराना इसका मेन काम है। और जैसे कि आपने कहा कि इसके अंदर 90%
कंटेंट जो है वो इंडियन है और ये डिजाइन भी नेवी ने ही खुद की है, तो ये पूरी तरह से एक आत्मनिर्भर भारत का नमूना है। दूसरी बात ये कि इसके अंदर अभी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स लगाई जानी बाकी हैं जया, और वो इसमें जरूर लगाई जाएंगी। अभी इसमें क्लोज इन वेपन सिस्टम है आत्मरक्षा के लिए, सुरक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए। और ये कार्बन कंपोजिट फाइबर जो होता है बड़ा ही ब्रेक थ्रू हुआ है, क्योंकि कार्बन कंपोजिट फाइबर एक टेक्नोलॉजी का नमूना है जो कि इंडिया ने पहली बार मास्टर किया है, उसके ऊपर महारत हासिल की है। इसीलिए इसे एक इंडिजिनस या मेक इन इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी के रूप में देखना चाहिए। और जया, क्योंकि ये जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट है, इसको कॉर्वेट इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि ये उस क्लास की है, 3000 से 3500 टन की इसकी डिस्प्लेसमेंट है, करीब 110 मीटर की इसकी लंबाई है। तो ये दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजकर उन्हें निस्तनाबूद करना, उन्हें खत्म करने का काम इसका है। और जिसको अभी इसको हम ईस्टर्न सीबोर्ड यानी कि बे ऑफ बंगाल में इसको हमारे विशाखापट्टनम हार्बर में ये रहेगी। उसके अलावा इसको गार्डन रीच शिप बिल्डर्स जो कि GRSC कोलकाता ने बनाया है। और एक और खूबी ये है जया कि ये जो वॉरशिप है INS कवरत्ती, उसको कोविड के टाइम के लॉकडाउन के बावजूद समय पे डिलीवर किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि कई वॉरशिप्स के डिलीवरी में टाइम के डिले हो गए थे क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, शिप डॉकयार्ड्स में और फैक्ट्रीज वगैरह में काम बंद हो गया था। जी नंदिता, लेकिन फिर भी ये टाइम पर डिलीवर हुई है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए। और जंगी जहाज INS कवरत्ती आज भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया नंदिता डागर इस जानकारी के साथ हमसे जुड़ने के लिए। तो आज के एजेंडा में फिलहाल इतना ही, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि दूरदर्शन न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। साथ ही जारी है हमारा कैंपेन भी, मास्क अप इंडिया। जी हाँ, आप भी अपने वीडियोस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और जुड़े रहें DD न्यूज़ के साथ। इस वक्त मैं एक सैनिटाइज स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ, इसलिए मैं भी मास्क लगा रही हूँ। आप भी जब अपने घर से बाहर निकले तो हमेशा मुँह और नाक को ढक कर रखें और 2 गज दूरी बनाए रखें। इसी के साथ आज के एजेंडा में फिलहाल इतना ही, लेकिन जुड़े रहें DD न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।